शिकंजे में गुनहगार और इसके बाद में लगातार जांच पड़ताल को सीबीआई अब आगे बढ़ा रही है। ये तार कहां तक जाते हैं, सभी इंतजार कर रहे हैं। नीट से जुड़े हुए कई अपडेट्स हैं जो आज सामने आए हैं, इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले याचिका की बात करते हैं। नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के चलते एग्जाम रद्द कर दोबारा कराने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई टाल दी। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 18 जुलाई को करेगी। वहीं अदालत ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामे पर अपने जवाब दाखिल करने का भी समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की है। पीठ ने आज कहा कि मामले के कुछ पक्षकारों को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामे नहीं मिले हैं और उन्हें बहस से पहले अपने जवाब तैयार करने की जरूरत है। एनटीए, सरकार और सीबीआई ने माना है कि पेपर लीक हुआ है, इसलिए 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। 18 जुलाई इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें दोनों तरह के छात्र, वो छात्र जिन्होंने पिछली एग्जाम को क्रैक किया या वर्तमान एग्जाम को क्रैक किया है, उनके लिए तो ये एक बड़ा गंभीर विषय होगा। यदि एग्जाम रद्द होती है तो उन्हें दोबारा एग्जाम के लिए जाना होगा और उनकी रैंक पर फर्क पड़ सकता है। वहीं कई ऐसे छात्र भी हैं जो दूसरा पक्ष है, जो इस एग्जाम में पास नहीं हो पाए, क्रैक नहीं कर पाए, अच्छे रैंक नहीं ला पाए, उनके लिए एक अवसर है और ऐसे छात्रों की तादाद ज्यादा होती है, तो उनकी तरफ से भी दबाव आ रहा है और याचिकाएं जो आई हैं वो इसी तरह की याचिकाएं आई हैं। तो इन दोनों पहलुओं पर विचार करना बड़ा आवश्यक है। अब 18 जुलाई को इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक पर सुनवाई टली है। नीट पेपर लीक में अब 18 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील की दलील भी सामने आई। केंद्र सरकार और एनटीए द्वारा दाखिल हलफनामे की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हम नीट मामले की सुनवाई कल सुबह यानी शुक्रवार को सबसे पहले करेंगे। इसके कुछ देर बाद ही कहा गया कि अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा कि मैं सोमवार और मंगलवार को नहीं हूं, आपसे निवेदन है कि आप सुनवाई बुधवार को रख लीजिए। सीजेआई की बेंच ने कहा कि सुनवाई अगले गुरुवार यानी 18 जुलाई को होगी। तो इस तरीके से ये जो तारीख 18 जुलाई तक पहुंची है, इसकी क्या कहानी रही वो भी कोर्ट के दौरान जो बातचीत हुई है उससे स्पष्ट हो जाती है। इससे पहले ये बात चल रही थी कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो जानी चाहिए, कल ही इस पर सुनवाई हो जानी चाहिए, लेकिन फिर बढ़ते बढ़ते पहले सोमवार और उसके बाद गुरुवार यानी अब 18 तारीख को इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी। याचिकाएं क्या हैं एक बार फिर आपको बता देते हैं। दरअसल कई छात्र हैं जो इसमें पारदर्शिता नहीं है, पेपर लीक हुआ है, ये बात कही जा रही है, तो फिर इसके बाद में इसको कैसे निष्पक्ष माना जा सकता है या एक पारदर्शी परीक्षा माना जा सकता है। कई छात्र इस री एग्जाम की मांग भी कर रहे हैं और उनके लिए एक बड़ा अवसर भी होगा। तो दूसरी तरफ कई छात्र हैं जो अच्छे रैंक के साथ इस एग्जाम को पास कर चुके हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। अगर री एग्जाम होता है तो उनकी जो पिछली मेहनत है वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। अब 5 बड़ी बातें हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो भी आपको एक एक करके बता देते हैं। नंबर 1, पेपर लीक हुआ। सवाल यह है कि इसका दायरा कितना बड़ा है, जिसकी जांच पड़ताल सीबीआई फिलहाल कर रही है। तार कहां तक जाते हैं वो देखना होगा और ये सारी चीजें एक एक करके आपके सामने हैं। स्टूडेंट्स की गड़बड़ी पर परीक्षा रद्द नहीं कर सकते हैं, दोषियों की पहचान नहीं हुई तो दोबारा एग्जाम कराना होगा, पता नहीं लगा सकते कि पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है या नहीं हुई है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए पेपर लीक जंगल में आग जैसा है। तो इस पर बार बार कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए या फिर जैसे व्हाट्सएप के जरिए या किसी अन्य माध्यम से ये पेपर लीक नहीं हुआ है। हालांकि हम देखते हैं सूरत या अन्य जगहों पर जो जानकारियां आ रही थी उसमें व्हाट्सएप के इस्तेमाल की बात थी। तो बहुत सारे ऐसे पेज हैं जिन पर आप देखेंगे कि कोर्ट में बड़ी बहस होने वाली है। नीट यूजी 2024 में जो धांधली का मामला है वो दायर हो चुका है और इस पे जो याचिकाएं दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस पर अब 18 जुलाई को सुनवाई होगी और ये दोनों पहलू यहां पर आएंगे और इसके आधार पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। निर्णय में और समय भी लग सकता है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि केंद्र सरकार और एनटीए द्वारा दाखिल हलफनामे की कॉपी अभी तक नहीं मिली है, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए टाल दी है। केंद्र सरकार ने कहा कि नीट की परीक्षा रद्द नहीं होना चाहिए, जबकि एनटीए द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया कि पूरे देश में पेपर लीक नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता के वकील धीरज सिंह से खास बातचीत की भारत एक्सप्रेस संवाददाता गोपाल कृष्ण ने।
नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए टाल दी है, क्योंकि कुछ याचिकाकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसकी कॉपी अभी तक उन्हें मुहैया नहीं कराई गई है, जिसका जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने यह समय दिया है। हमारे साथ धीरज सिंह हैं, याचिकाकर्ता के वकील हैं। आइए बात करते हैं। सर, इसके अलावा क्या कुछ दलीलें रही है आज? क्योंकि लंच के बाद जो है वो बेंच जो है वो दोबारा रीअसेंबल नहीं हो रही थी, और क्योंकि मैटर एडजर्न हो रहा था तो कुछ लोगों को कॉपीज़ नहीं मिली थी। उन लोगों ने भी रिक्वेस्ट करी है, तो मैटर जो है कोर्ट कल के लिए लगा रही थी, पर कल वही क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आपस में एक्सचेंज नहीं हो पाया था, इसकी वजह से मैटर को है वो थर्सडे के लिए कर दिया गया था, क्योंकि मंडे ट्यूसडे सॉलिसिटर जनरल साहब अवेलेबल नहीं थे। सर, केंद्र सरकार और एनटीए ने कहा है कि दोबारा परीक्षा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, उनका डे 1 पिछला एफिडेविट में भी यही था उन्होंने है, और इस बार भी जो उन्होंने जो अपना स्टैंड लिया है, इस बार तो उन्होंने लीक को मना ही कर दिया है कि किसी भी तरह का कोई लीक नहीं हुआ है। छोटी मोटी कोई धांधली हुई है, इम्पर्सोनेशन और उस तरह की, जिसके लिए पूरा पेपर दोबारा से नहीं कराया जा सकता। आईआईटी मद्रास के डेटा एनालिसिस की यहाँ पर बात कही गई कि 2 साल का डेटा एनालिसिस में यह निकल करके आया है कि कोई लीक नहीं हुआ है, कुछ जगहों पर लीक हुआ है। ये जितनी जल्दी फ्राइडे पिछले 2 दिन पहले का कोर्ट की सुनवाई थी, 2 दिन में उन्होंने 8 तारीख की सुनवाई थी। 20 लाख पुराने 20 लाख पिछले 2023 के बच्चे और 23 लाख इसके बच्चे, तो करीब 43 लाख लोग का डाटा को आईआईटी मद्रास ने जो है वो एनालाइज भी कर लिया है। तो ये तो सिर्फ एक ऐसी एक्सरसाइज करी थी जिससे भारत सरकार के स्टैंड को जो है वो स्ट्रेंथन करा जा सके, उसमें कहीं भी कोई दम नहीं है। तो टोटली सरकार ने और एनटीए ने यू टर्न ले लिया है, जबकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में खुद उन्होंने माना था कि हाँ, पेपर लीक हुआ था। तो अब देखना होगा जब 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण। देखिए, कानूनी तौर पर यह मामला बड़ा उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। याचिकाकर्ताओं के वकील को अगर आप सुने तो स्पष्ट होता है कि वो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत सारे आंकड़ों को रखा गया है, और ये कह देना, ये दावा कर देना, उसका आधार भी अभी बताना बड़ा मुश्किल होगा कि पूरे देश में पेपर लीक नहीं हुआ है। अब बड़ी बात यह है कि शिकंजे में गुनहगार है, लेकिन कहां तक तार, ये सवाल बहुत बड़ा है। दरअसल आज बिहार में नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने मुख्य सरगना राकेश रंजन उर्फ रॉकी को गिरफ्तार कर लिया, और यह बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 10 दिन की रिमांड भी मिली है। रिमांड में पूछताछ के बाद में बहुत बातें स्पष्ट हो पाएंगी। बिहार के पटना से इसे गिरफ्तार किया गया है, और रॉकी से पूछताछ के दौरान पेपर लीक मामले में कई खुलासे होने की संभावना है। 10 दिन की रिमांड भी सीबीआई को मिली है, तो अब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था, कहां कहां तक इस नेटवर्क के तार हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सिर्फ यही सरगना है या इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी इन्हीं सोर्सेज से पेपर जा रहा है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि कोर्ट में एक बड़ी बहस इसी बात पर हो रही है कि पूरे देश में पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ये आधार बन सकता है एग्जाम को रद्द करना है या नहीं करना है। कौन है ये राकेश रंजन रॉकी जिसको गिरफ्तार किया गया है, और ये मामा भांजे की तलाश के बारे में आप शुरुआती दिनों से ही सुनते आए थे, तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। ये राकेश रंजन जो है, रॉकी, रांची में होटल चलाता है। संजीव मुखिया का भांजा है राकेश रंजन। रॉकी ने ही सॉल्वर का जुगाड़ किया था। सॉल्वर यानी जो पेपर को सॉल्व करते हैं, पहले पेपर पहुंचाया जाता है, फिर रटाया जाता है स्टूडेंट्स को। संजीव मुखिया की तलाश सीबीआई कर रही है अब भी। संजीव मुखिया ने अपने नेटवर्क के लड़कों को सैलरी वो देता था बाकायदा। ये एक नेक्सस काम कर रहा था, और ये सिर्फ एक एग्जाम का मामला तो होगा नहीं, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है, हालांकि ये जांच का विषय है। नालंदा और पटना जिले में संजीव मुखिया के तकरीबन 30 पेड एम्प्लॉइज हैं। कई करीबी लड़कों को उसने बाइक भी दे रखी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में संजीव मुखिया के संपर्क हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य कई राज्यों में भी संजीव मुखिया के कई संपर्क हैं। संजीव नालंदा के हॉर्टिकल्चर कॉलेज में काम करता था। पेपर लीक के बाद से संजीव मुखिया लापता हो गया है, फरार हो गया है। हालांकि राकेश रंजन की गिरफ्तारी इसलिए महत्वपूर्ण है कि संजीव मुखिया तक भी अब पहुंचा जा सकता है। ये 2 बड़े चेहरे हैं जो बिहार में सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है, या बिहार में जितनी जांच पड़ताल का दायरा फिलहाल देखने को मिल रहा है उसकी बात अगर की जाए तो। और फिर इसके बाद में पूरे देश में कई जगहों पर इस तरह की खबरें आप देखते रहे कि और भी जगह इस तरह की हुई हैं, जैसे कि 7 राज्यों में अभी तक 42 गिरफ्तारियां हुई हैं। इस पूरी नीट कंट्रोवर्सी में 7 राज्य 42 गिरफ्तारियां हुई हैं। बिहार से 17 हुई सबसे
से ज़्यादा, गुजरात से भी 6 गिरफ्तारियां हुई हैं, महाराष्ट्र से 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, झारखंड से 11 गिरफ्तारियां हुई हैं, पश्चिम बंगाल से भी 1 गिरफ्तारी हुई है, राजस्थान से 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, उत्तराखंड से 1 गिरफ्तारी हुई। ये जो आंकड़े देख रहे हैं आप गिरफ्तारियों के, ये एक बड़ा आधार बनने वाले हैं कोर्ट में, क्योंकि ये साफ होता है कि ये सॉल्वर गैंग जो है वो देश के कई हिस्सों में काम कर रहा है। अब इनका काम क्या, वहां भी छात्रों को इसी तरह से पेपर सॉल्व करवाने का था, और अगर ये बात सिद्ध होती है तो फिर निश्चित तौर पर ये एक बड़ा आधार बनेगा। जो याचिकाकर्ता के वकीलों को आप सुन रहे थे कि ये पूरे देश में पेपर लीक नहीं हुआ है, इस बात का यू टर्न लेना या इस बात पर जोर देना सरकार का और एनटीए का, ये जो है ये मामला कहीं उल्टा पड़ता दिखाई देगा। हालांकि इंतजार करना होगा, ये जो बहस होगी उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे सकते हैं, या हो सकता है निर्णय आने में थोड़ा सा समय लगे। सीबीआई ने जो अपनी रिपोर्ट दायर की है उसके बारे में आपको बता देते हैं। परीक्षा में अनियमितता और री एग्जाम की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच फैसला भी सुना सकती है। 18 जुलाई को नीट री एग्जाम पर अहम फैसला आ सकता है या इसके आसपास, इस पर क्योंकि बहस तो हो जाएगी, अब देखना होगा फैसला उसी दिन आता है या रोका जाता है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और एनटीए के एफिडेविट के बाद आज सीबीआई ने बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट भी दायर की है। सीबीआई ने कहा है कि नीट यूजी घोटाले से संबंधित पेपर हजारीबाग के ओएसएस स्कूल द्वारा लीक किया गया था। वहां पहुंचे कागजात के 2 सेट की सील टूटी हुई थी। तो ये आप ओएसएस स्कूल और इसके प्रिंसिपल से पूछताछ का मामला भी सुनते रहे। स्कूल का स्टाफ, मामले की जानकारी थी स्कूल के स्टाफ को, निर्धारित लोगों को देने के बजाय चुप्पी साधे रखी। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पेपर लीक एग्जाम सेंटर्स तक ही सीमित है। ये भी एक बड़ा पॉइंट है। सोशल मीडिया पर नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, यानी पूरे देश में पेपर लीक नहीं हुआ, ये बात सीबीआई की इस रिपोर्ट में आ रही है। हालांकि इस पर याचिकाकर्ताओं के वकीलों का एक अलग रुख देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपके सामने दोनों पहलू रखे हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि मामला कानूनी तौर पर कहाँ खड़ा दिखाई दे रहा है। और खासतौर पर ये जो सीबीआई की जाँच है, इसकी रिपोर्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है 18 जुलाई की सुनवाई में। और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच इस पर कोई फैसला सुना सकती है। और री एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, यानी ये एग्ज़ाम फिर से होंगे नहीं होंगे, बहुत सारे बच्चों का के भविष्य का फैसला जो है वो 18 जुलाई को होगा। इस कहाँ तक तार हैं नीट यूजी में, ये जो बड़े घोटाले हुए हैं इसके तार कहाँ तक हैं, बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस सवाल के साथ साथ ही ये सवाल भी बना हुआ है कि आखिर इसमें क्या कुछ और बड़े चेहरे हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये जो पूरा धांधली हुई है ये कितनी दूर तक फैली है, क्या पूरे देश में हुआ या नहीं हुआ। हालांकि सीबीआई की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में आपको बताया, ओएसिस स्कूल और कुछ जगहों तक सीमित इसको बताया गया है, यानी एग्जाम सेंटर्स तक सीमित बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिकली या फिर किसी अन्य माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसको ट्रांसफ़र नहीं किया गया इन पेपर्स को, ये बात भी कही गई है। वहीं सरकार और एनटीए का हलफनामा भी इस पर आया है। बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। केंद्र ने नीट यूजी 2024 परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी से इनकार किया है। और इसी पर हम याचिकाकर्ता के वकील से बातचीत कर रहे थे, जो हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण की आपने बातचीत सुनी। केंद्र ने इस दलील के समर्थन में आईआईटी मद्रास के लिए के जो डेटा विश्लेषण है उसका हवाला दिया। एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और कहा कि 4 मई को टेलीग्राम पर लीक हुए नीट यूजी परीक्षा के पेपर वाले वीडियो फर्जी हैं। एनटीए के हलफनामे में कहा गया कि शुरुआती लीक की गलत धारणा बनाने के लिए टाइम स्टैम्प में हेरफेर किया गया था। तो ये जितनी भी बहसबाजी आप देख रहे हैं उसको आप औपचारिक तौर पर भी समझ लीजिए कि कोर्ट में ये पूरा मामला किस तरह से चल रहा है। गड़बड़ी से इनकार हो जाना, ये जो सरकार का हलफनामा है ये एक बड़ा बिंदु है। और इसमें मद्रास आईआईटी के जिस डेटा का हवाला दिया गया उस पर याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा कि उन्होंने 24 और 20 लाख, मतलब कुल मिला के 44-45 लाख बच्चों के डेटा को 2 दिन में एनालाइज करके ये आंकड़े रख दिए। एक तरीके से तंज के अंदाज में कह रहे थे याचिकाकर्ता के वकील। और इससे स्पष्ट होता है कि इतनी जल्दी इन चीज़ों को नहीं रखा जा सकता है और कोर्ट में ये चीज़ें स्टैंड नहीं करेंगी। याचिकाकर्ता के वकील इस बात को कह रहे हैं। हालांकि ये सरकार की तरफ से स्टैंड रखा गया है
तो पूरे मामले पर अब ये बहस भी होगी, जिसमें सीबीआई की रिपोर्ट होगी, ये हलफनामे होंगे। एनटीए ने जो हलफनामा दिया है उसमें क्या क्या कहा है वो भी बता देते हैं। अनुचित साधनों के 153 मामले सामने आए, जिन्हें एक समिति के सामने रखा गया, जिसने उचित कार्रवाई के लिए अपनी सिफारिशें पेश की। हलफनामे में कहा गया है कि समिति ने 81 उम्मीदवारों के नतीजे रोकने, 94 उम्मीदवारों को 3 साल तक के लिए प्रतिबंधित करने की सिफारिश की। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि नीट यूजी 2024 को लेकर 16 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एनटीए ने कहा है कि कथित गड़बड़ी सिर्फ पटना और गोधरा केंद्रों में हुई थी। व्यक्तिगत उदाहरणों के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए थी। यह कहना गलत है कि उच्च अंक लाने वाले छात्र सिर्फ कुछ केंद्रों से थे। गड़बड़ी में शामिल छात्रों के रिजल्ट रोक दिए गए हैं। उन्हें दंडात्मक कार्रवाई और निष्कासन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी हुए हैं। पटना हजारीबाग मामले में कोई प्रश्न पत्र गायब नहीं पाया गया है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक अद्वितीय क्रमांक होता है, उसे एक विशेष उम्मीदवार को सौंपा जाता है। कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं मिला है। ये बातें कही गई हैं। एनटीए ने हलफनामे में और क्या कुछ कहा है वो और भी बता देते हैं आपको। एनटीए पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कुछ भी प्रतिकूल नहीं बताया गया है, यानी सब कुछ ठीक ठाक रहा है। कमांड सेंटर में सीसीटीवी कवरेज की लगातार निगरानी की गई। कोई अप्रिय घटना या पेपर लीक होने का कोई संकेत नजर नहीं आया। टेलीग्राम पर हुए कथित लीक को एनटीए ने नकारा है। 4 मई को टेलीग्राम पर लीक हुए परीक्षा पेपर की तस्वीर दिखाई गई। एक तस्वीर जिसे एडिट किया गया था वो 5 मई 2024 को 5:40 का टाइम स्टैम्प प्रदर्शित करती है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल के भीतर चर्चा से संकेत मिलता है। सदस्यों ने वीडियो को नकली बताया। प्रारंभिक लीक की गलत धारणा बनाने के लिए टाइम स्टैम्प में हेरफेर किया गया था। ये सारी बातें कही गई हैं। एनटीए ने जो अपना हलफनामा दिया उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं वो हमने आपके सामने रखी, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं 720 अंक पर एनटीए की सफाई आई। ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था। 61 उम्मीदवारों को टॉप स्कोर यानी सारे के सारे नंबर 720 अंक मिले, इस पर सफाई दी है। कहा कि 61 उम्मीदवारों में से केवल 17 उम्मीदवार जिन्हें 720 अंक मिले हैं। 44 उम्मीदवारों को भौतिकी की एक उत्तर कुंजी में संशोधन के कारण 720 अंक मिले हैं। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के पुराने और नए संस्करणों में अंतर के कारण विषय विशेषज्ञों ने माना कि इस प्रश्न के लिए एक विकल्प के स्थान पर 2 विकल्प सही माने जा सकते हैं। 14 उम्मीदवार जिन्होंने गलत विकल्प चुना और 715 अंक प्राप्त किए थे, उत्तर कुंजी के संशोधन की वजह से 720 अंक उन्हें भी प्राप्त हुए। 720 अंक का बड़ा इतने सारे टॉपर्स क्यों आ गए, इस बार सवाल उठा था। 8 जुलाई की सुनवाई में क्या क्या हुआ था वो भी जान लीजिए फटाफट। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि उसे निर्धारित करना होगा पेपर लीक की वजह से परीक्षा किस हद तक प्रभावित हुई है। अब यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है, ताकि यह तय किया जा सके कि दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत होगी या नहीं। तो ये बड़ा आधार बनेगा। कोर्ट ने जो परीक्षा को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, और वो सवाल एक एक करके बता रहे हैं आपको। नीट पेपर लीक से क्या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई? पहला सवाल। नीट परीक्षा शुरू होने के समय और पेपर लीक होने के बीच कितना समय का डिफरेंस है? तीसरा सवाल, क्या नीट परीक्षा गड़बड़ी करने वालों की पहचान संभव है ताकि सिर्फ उन्हीं के लिए रीटेस्ट लिया जा सके? किन शहरों सेंटर्स पर नीट पेपर लीक हुआ है ये पता कराने के लिए एनटीए ने क्या कदम उठाए हैं? नीट पेपर तैयार करने, प्रिंट करने और सेंटर तक पहुंचाने का पूरा प्रोसेस क्या है? ये कुछ सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं। केंद्र सरकार से भी सवाल पूछे गए हैं। क्या इस मामले में फॉरेंसिक डेटा एनालिसिस किया जा सकता है? सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, हम ये जानना चाहते हैं, सरकार से निर्देश लें, क्या हम साइबर फॉरेंसिक विभाग में डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम के माध्यम से ये पता नहीं लगा सकते? क्योंकि हमें ये पहचानना है कि क्या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है, पहला। दूसरा, क्या गलत करने वालों की पहचान करना संभव है, जिस स्थिति में केवल उन छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा का आदेश दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए को 10 जुलाई शाम 5 बजे तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। हलफनामा दाखिल किया गया, उसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। नीट धांधली मामले में सुनवाई टल गई है। मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं को समय दे दिया है। इसको लेकर हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण ने छात्रों से भी बातचीत की है। नीट को लेकर पूरे देश की निगाहें देश के सबसे बड़ी अदालत पर टिकी हुई है कि आखिर अदालत क्या फैसला देता है। लेकिन केंद्र सरकार और एनटीए की ओर से जो हलफनामा दिया गया है उसमें कहा गया है कि दोबारा एग्जाम नहीं होना चाहिए, और एनटीए ने यहां तक कहा है कि नीट में धांधली जैसी चीजें नहीं हुई है, कुछ जगहों पर हुई है। हमारे साथ कुछ छात्र और पेरेंट्स मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। हर सरकार ने डिनाई किया है कि नहीं होना चाहिए, एनटीए ने कहा है कि धांधली नहीं हुई है।
तो आप क्या कहेंगे? अगर धांधली नहीं हुई है तो आपने सुबोध सर को क्यों हटाया? क्या किसी को बिना किसी गलती के सजा मिल रही है? अगर धांधली नहीं हुई तो आपने 12 लोगों को 13 लोगों को पहले बिहार में अरेस्ट क्यों किया था? इतनी ज्यादा अरेस्ट क्यों किए जा रहे हैं लोग? अगर धांधली नहीं हुई तो 7-7 जगह कैसे केस आ रहे हैं? पहले तो आप सिर्फ एक सेंटर पे बोल रहे थे, सिर्फ एक सेंटर पे थोड़ी सी गलतियां हैं सवाई माधोपुर पे, फिर होते होते इतनी गलतियां बढ़ती गई कि आज 7 स्टेट तक पहुंच गया मामला। पेपर जो है एक जगह से दूसरी जगह इतनी जल्दी नहीं जा सकता अगर वो फिजिकली लीक हुआ है, बट सोशल मीडिया के थ्रू एकदम से जा सकता है। व्हाट्सएप पर अगर पेपर चले गए एक बार, वहां से टेलीग्राम पर चले जाए, किसको पता है टेलीग्राम पर कहां तक गया है। और ये लोग जो कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट कह रही है पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? आप किस बेसिस पर बोल रहे हैं? सिर्फ एक बेसिस पर कि बच्चे दोबारा मेहनत नहीं कर पाए। अरे उन्हें 4.5 साल और मेहनत करनी है, आप उन्हें MBBS की डिग्री यूं ही दे दीजिए। 4.5 साल मेहनत क्यों करा रहे हो? अगर आप इस चीज से डर रहे हो कि मेहनत करेंगे बच्चे, इन पे मेंटल प्रेशर पड़ेगा, 4.5 साल का मेंटल प्रेशर क्यों दे रहे हो उन्हें? MBBS की डिग्री बांट दो फ्री में। सरकार की जो व्यू है, हलफनामा है, NTA का जो हलफनामा है, CBI के जो हलफनामा है, उसको देखकर आप क्या कहेंगे? सरकार को और माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए कि इसको दोबारा से एग्जाम कराए, और जो बच्चे परिश्रम करके 4 साल 5 साल 6 साल परिश्रम करके जो बच्चे वास्तव में मार्क्स लाए हैं, क्वालिफाई हुए हैं, उनको रैंक के आधार पर इसमें मिलना चाहिए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण। देखिए, इस मामले के दोनों पहलू यहाँ हमने आपके सामने रखे हैं। दोनों पहलुओं को जानते हैं तो ये समझ में आता है कि सरकार कहीं ना कहीं कह रही है कि धांधली बड़े पैमाने पर नहीं हुई है, सीमित है, जैसा CBI की रिपोर्ट में भी सामने आया, लेकिन छात्रों का इससे इतर कहना है। और मैंने आपको तब बताया भी था, ग्राफिक्स में आपने देखा कि किस तरह 7 स्टेट में गिरफ्तारियां हुई, तो इसको भी एक आधार बनाया जा रहा है। पूरा मामला संक्षेप में समझ लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ न्यायमूर्ति JB पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के साथ परीक्षा से संबंधित 38 याचिकाओं की समीक्षा कर रही है, जो सरकारी और निजी दोनों संस्थानों में MBBS, BDS, आयुष और अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक राष्ट्रव्यापी परीक्षा है। कुछ याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए हैं कई बातों को। NTA ने परीक्षा आयोजित करने के लिए मानक प्रक्रिया का पालन नहीं किया, ये बात कही। उन्होंने तर्क दिया है कि विसंगतियां बड़े पैमाने पर और प्रणालीगत स्तर पर थीं। याचिकाओं में परीक्षा को रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने, परीक्षा पर उठाए गए मुद्दों की अदालत की निगरानी में जांच जैसी मांगे रखी गई हैं। इस परीक्षा में 571 शहरों के 4750 केंद्रों पर 23 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। तो ये पूरा मामला है। 18 जुलाई को अब इस पर सुनवाई होनी है। और नीट UG परीक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 13 जून को 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया गया था। सरकार ने इन छात्रों को 2 विकल्प दिए थे। पहला विकल्प, छात्र बगैर किसी ग्रेस मार्क्स के नीट UG की काउंसलिंग में शामिल हो, यानी फिर उनकी रैंक जो भी आती है उस हिसाब से वो उस इंस्टीट्यूट में जाएं, या फिर दोबारा वो परीक्षा दे सकते हैं। NTA ने उस दौरान घोषणा की थी कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है उनका 23 जून को री एग्जाम होगा। तो ये अभी तक की स्थितियां हैं। 18 तारीख का इंतजार रहेगा जब इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। क्या बहस हो सकती है, क्या क्या अभी तक बातें रखी गई हैं, वो विस्तार से आपके सामने रखी।